नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का अपना चैनल आर1 अकाडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस चैप्टर का आज दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो दूसरा पार्ट को देखने से पहले एक बार पहला पार्ट को जरूर से देखें, तभी क्या है कि दूसरा जो पार्ट है वो बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो पहले जाकर पहला पार्ट को देख ले। तो इसमें है कि अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, यानी कि अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा के आधार पर, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा के आधार पर पहली बात है कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, जो पहले आपको समझा चुके हैं कि आर्थिक क्रियाओं के योग को, आर्थिक क्रियाओं के योग को, आर्थिक क्रियाओं के जोड़ को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा के आधार पर, या ढांचा के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया। कई भागों में? तीन भागों में। तो अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा के आधार पर, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है। कई भागों में? तीन भागों में। तो अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है प्राथमिक क्षेत्र। पहला क्या हुआ? प्राथमिक क्षेत्र। पहला कौन क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि पहला क्या? प्राथमिक क्षेत्र। तो समझते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। तो यह जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि आता है, इसके अंतर्गत कृषि आता है, पशुपालन आता है, इसके अंतर्गत कृषि आता है, पशुपालन आता है, मछली पालन आता है। कौन पालन? मछली पालन आता है। और जंगलों से, यानी जो जंगल होता है, जंगलों से जो वस्तुएं प्राप्त, यानी कि जंगलों से वस्तुएं प्राप्त जैसी व्यवसाय इसके अंतर्गत आती है। क्लियर है? तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? पहली बात, बस प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है व्यवसायिक रूप में? इसके अंतर्गत आता है कृषि आता है, पशुपालन आता है, मछली पालन आता है, जंगलों से वस्तुएं प्राप्त जैसी व्यवसाय आती है। जंगलों से वस्तुएं प्राप्त जैसे क्या आती है? व्यवसाय आती है। क्लियर है? अगर मान लिया कि आपसे पूछ देगा कि मछली पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा आपका? प्राथमिक क्षेत्र। कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र। पशुपालन किस क्षेत्र के अंतर्गत? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर है? तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है? बस प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन और जंगलों से वस्तुएं प्राप्त जैसी व्यवसाय आती है। यानी क्लियर है? दूसरी बात, दूसरी पॉइंट है द्वितीयक क्षेत्र। कौन क्षेत्र है? द्वितीयक क्षेत्र। तो यह जो द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन क्षेत्र? औद्योगिक क्षेत्र। जो उद्योग होता है, कंपनी, फैक्ट्री, तो ही तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। कौन क्षेत्र? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय निर्माण कार्य आता है। कौन आता है? खनिज व्यवसाय निर्माण कार्य। खनिज व्यवसाय निर्माण कार्य आता है। कौन आता है? खनिज व्यवसाय निर्माण कार्य। खनिज व्यवसाय निर्माण कार्य आता है। कौन कहा जाता है? खनिज व्यवसाय निर्माण कार्य। और क्या आता है? जन उपयोगी सेवाएं। कौन सेवाएं? जन उपयोगी सेवाएं। जन उपयोगी सेवाएं। जन मतलब जनता, जन मतलब जनता, उपयोगी मतलब उपयोग करना। तो जनता के उपयोग में आने वाली सेवाएं आती है। जनता के उपयोग में आने वाली सेवाएं, जैसे आपका गैस हो गया, बिजली हो गया। तो गैस और बिजली क्या है? जनता के उपयोग में आने वाली सेवाएं है। तो ये सब किसके अंतर्गत चलाएगा? आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत चलाएगा। क्लियर है?
तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय निर्माण कहा जाता है। कौन आता है? खनिज व्यवसाय निर्माण कार्य और जन उपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आती है। जन उपयोगी सेवाएं कहने का मतलब होता है कि जनता के उपयोग में आने वाली सेवाएं, जैसे गैस जनता उपयोग करती है कि नहीं है, आपका यानी कि बिजली जनता उपयोग करती है, तो वही बात है। जन उपयोगी सेवाएं, जन उपयोगी सेवाएं जैसे गैस बिजली इत्यादि आती है। किसके अंतर्गत? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। यानी कि उद्योग से संबंधित कोई भी वस्तु रहे, किससे संबंधित? उद्योग, कंपनी, फैक्ट्री, इससे संबंधित जो भी वस्तु रहे, जहां यानी कि जो भी निर्माण फैक्ट्री में हुआ है वो किसमें चलाएगा? आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत चलाएगा। तीसरी बात है तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन क्षेत्र? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है कि नहीं? मतलब तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक आता है, बीमा आता है, बैंक आता है, बीमा आता है, परिवहन आता है, संचार आता है, व्यापार आता है। यानी कि नाम से पता चलता है कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। मतलब कि जो हम लोग को सेवा प्रदान करती है, जो हम लोग को सेवा प्रदान करती है, जैसे बैंक, बैंक क्या करते हैं? हम लोग को सेवा करती है। बीमा, बीमा क्या करते हैं? हम लोग को सेवा करती है। परिवहन, परिवहन जैसे आपका यानी कि बस हो गया, यानी कि बस हो गया, ये सब क्या है? बस, ट्रेन, ये सब क्या है? परिवहन है। तो सब क्या करते हैं? हम लोग को सेवा प्रदान करती है कि नहीं? तो परिवहन हो गया, संचार हो गया, व्यापार हो गया, ये सब किसके अंतर्गत चलाएगा? ये सब चलाएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हमको दिक्कत है? उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगली बात है अर्थव्यवस्था का प्रकार। किसका प्रकार है? अर्थव्यवस्था का प्रकार। तो अर्थव्यवस्था का 3 प्रकार है। कई प्रकार है? 3 प्रकार। अर्थव्यवस्था का 3 प्रकार है। पहला प्रकार है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार में पहला क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें संपत्ति एवं, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें संपत्ति एवं उत्पादनों के साधन पर, संपत्ति जो धन संपत्ति होता है, संपत्ति एवं उत्पादनों के साधन पर, उत्पादनों के साधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने क्या बोला कि वैसी अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था जहां, वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन एवं संपत्ति के साधनों पर, उत्पादन एवं संपत्ति, उत्पादन एवं संपत्ति, उत्पादन एवं संपत्ति, उत्पादन एवं संपत्ति, उत्पादन एवं संपत्ति के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका, इससे क्या है? अमेरिका। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन आ जाएगा? अमेरिका आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, इंग्लैंड आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, जापान आ जाएगा। यानी कि अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब जो देश है हुआ, ये सब देश में क्या चलती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती है। क्योंकि इन सभी देशों में क्या होता है कि उत्पादन के साधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, प्राइवेट होता है। कोई भी उत्पादन के साधन कहने का मतलब क्या है? कि कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, तो ये उत्पादन करता है, यही जो उत्पादन का साधन है, इसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। तो ये क्या कहलाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये तो क्लियर है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है?
तो वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन एवं संपत्ति के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान इत्यादि। दूसरी बात है समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन एवं वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन एवं संपत्ति के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। किसका अधिकार? सरकार का अधिकार होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कौन अर्थव्यवस्था? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था जहां संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे चीन। तो चीन में क्या होता है? क्योंकि जितना भी उत्पादन का साधन होगा, जितना भी कंपनी फैक्ट्री होगा, उस पर सरकार का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? सरकार का। क्यूबा में क्या होता है? जितना भी उत्पादन के साधन है उस पर किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो चीन हो गया, क्यूबा हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब किस में आ जाता है? ये सब आ जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में आ जाता है। क्लियर? पहला समझाएं पूंजीवादी। तो बस सर उत्पादन एवं संपत्ति के साधनों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार रहेगा तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। उत्पादन एवं संपत्ति के साधनों पर सरकार का अधिकार रहेगा तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। तीसरी पॉइंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो कहता है कि वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन एवं संपत्ति के साधनों पर सरकार का अधिकार तो रहेगा और सरकार के अधिकार के साथ साथ निजी व्यक्ति का अधिकार भी रहेगा, यानी कि दोनों का अधिकार रहेगा, तो कहलाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था जहां संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर सरकार एवं निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है। सरकार का भी अधिकार रहेगा और निजी व्यक्ति का भी अधिकार रहेगा, दोनों का अधिकार रहेगा, वो कहलाएगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे इसमें आ जाएगा आपका भारत। तो भारत में जितना भी कंपनी है, तो भारत में क्या है? भारत में जितना भी कंपनी है तो कुछ कंपनी क्या है? निजी है, प्राइवेट है, कुछ कंपनी क्या है? सरकारी है। तो कुछ कंपनी निजी है, कुछ कंपनी क्या है? सरकारी है। तो उत्पादन के साधन में बताओ सर, यानी प्राइवेट है तो किसी खास व्यक्ति का अधिकार है कि नहीं? अगर सरकारी तो सरकार का अधिकार है कि नहीं? तो उत्पादन के साधन पर सरकार का भी अधिकार हो गया और उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का भी अधिकार हो गया, दोनों का अधिकार हो गया ना। तो दोनों का अधिकार हो गया तो क्या कहलाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगा। जिससे भारत, रूस, भारत और क्या है? रूस इत्यादि। यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन यानी कि जहां संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर सरकार एवं निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है। सरकार का भी अधिकार और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है, उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद रहेगा? तो लिखना कैसे है कि वैसी अर्थव्यवस्था जहां संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर सरकार एवं निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे भारत, रूस, भारत और रूस। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, है कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा, और इसमें कहीं भी कोई भी पॉइंट में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।